હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 કચ્છ કી સૈર, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 2 કચ્છ કી સૈર, પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। પાઠ 2 કચ્છ કી સૈર, તેના અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। અહીં આપેલા શબ્દોને આધારે આપણે તેના વિશે 4-5 વાક્ય લખવાના છે। 1, મરુભૂમિ यानी रेगिस्तान, તેના વિશે 4-5 વાક્ય આ રીતે લખી શકાય। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आ रीते આપણે શબ્દને આધારે 4-5 વાક્ય લખીશું। 2, कच्छ के 3 बड़े शहर, તેના વિશે આ મુજબ લખી શકાય। मांडवी, भुज, मुंद्रा, ये कच्छ के 3 बड़े शहर है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। आ रीते આપણે કચ્છના 3 શહેર વિશે લખીશું। 3, કચ્છ में स्थित धार्मिक स्थल, તેના વિશે આ મુજબ લખી શકાય। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 साल पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र धर्म स्थान है। आ रीते धार्मिक स्थलों विषे लखी शकीए छीए। 4, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल, तेना जवाबमां આપણે લખી શકીએ। सामखियाली के उत्तर में धौलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। એટલે કે તમે તમારી નિશાળમાંથી ક્યાંય પ્રવાસ કે યાત્રામાં ગયા હોય તો તેનું વર્ણન અહીં લખવાનું છે। હું અહીં તમારા જેવા એક વિદ્યાર્થીએ લખેલું વર્ણન લખું છું। તમારે તમારું વર્ણન લખવાનું છે। पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी।
सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए। नखी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहां के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहां के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहां 3 दिन रहे। सब ने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताजा है। आ रीते प्रवास वर्णन विषे तमारे અહીં લખવાનું છે। તમે ઘરેથી પ્રવાસે ગયા હો તો તેના વિશે પણ લખી શકો છો। सवाल नंबर 2, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। એટલે કે તમે જો કોઈ આવી યાત્રા કરી હોય તો તેના વિશેનો પત્ર તમારે તમારા મિત્રને લખવાનો છે। તેના જવાબમાં આપણે આ રીતે લખી શકાય। તમારે તમે કરેલી યાત્રા વિશે લખવાનું છે। 14 સદગુરુ સોસાયટી, ભક્તિનગર, અહમદાબાદ 380007, તારીખ 20 નવેમ્બર 2013। આ રીતે તમારે તમારું સરનામું લખવાનું છે અને તારીખ તમે જે દિવસે પત્ર લખતા હોય તે લખવાની છે। प्रिय मित्र आरुषि, તમારે તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે। सप्रेम नमस्कार, आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और मानसबल झीलें भी हमें बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निशात बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर, तुम्हारा मित्र आलोक। અહીં તમારે તમારું નામ લખવાનું છે। આ રીતે તમે પત્ર લખી શકો છો। તમે કરેલી યાત્રાનું વર્ણન તમારા પત્રમાં લખશો। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દો મળી જાય એવી પહેલિયા એટલે કે ઉખાણાનું નિર્માણ કરવાનું છે। 1 સિતારા, તેના જવાબમાં આપણે લખીશું आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। तो तेनो जवाब थशे सितारा એટલે કે તારોડિયું। 2 हाथी, तेना परथी उखाणुं बनावी शकाय। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तेनो जवाब थशे हाथी। 3 चिराग, तेना परथी उखाणुं बनावी शकाय। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी है तेल और बाती। तेनो जवाब थशे चिराग यानी के दीपक। 4 पाठशाला, तेना परथी उखाणुं बनावी शकाय। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। तेनो जवाब थशे
પાઠશાલા એટલે કે નિશાળ. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ. પ્રશ્ન નંબર 1. दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. અહીં કેટલાક શબ્દ આપેલા છે. આ શબ્દોને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે. શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ આ રીતે લખી શકાય: અભિવાદન, અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, મહકના, વિનય, શાયર, સંગ્રામ, સંધ્યા અને હમદર્દ. આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખી શકીએ. प्रश्न नंबर 2. इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. એટલે કે આ પાઠમાં આવેલા પ્રશાસકીય શબ્દોની સૂચિ બનાવવાની એટલે કે તેનું લિસ્ટ તૈયાર કરવાનું છે અને પછી તેના આધારે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. 1. અધિક્ષક. તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય: મેં થાને में जाकर અધિક્ષક से मिला. બીજો શબ્દ છે પ્રભાગ. તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય: फिल्म प्रभाग आज बंद था. 3. वरिष्ठ. वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है. 4. कनिष्ठ. कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है. 5. सचिव. मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया. આ રીતે આપણે આવા શબ્દ શોધી અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું. હવે પ્રશ્ન નંબર 3. नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. અહીં કેટલાક વિશેષણ આપેલા છે. આ વિશેષણનો આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. 1. દયાવાન. તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય: રાજા બહુત દયાવાન થા. 2. મૂલ્યવાન. તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય: સમય સબસે મૂલ્યવાન વસ્તુ હૈ. 3. કૃપાલુ. તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય: સંત કૃપાલુ હોતે હૈ. 4. થોડા સા. તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય: દાલ મેં થોડા સા નમક જ્યાદા હૈ. 5. अच्छा. તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય: મોહન એક અચ્છા લડકા હૈ. 6. સુંદર. તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય: ઉદ્યાન મેં સુંદર ફૂલ ખીલે હૈ. 7. પ્રિય. તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય: ગુલાબ મેરા પ્રિય પુષ્પ હૈ. આ રીતે આપણે આપેલા વિશેષણોને આધારે વાક્ય બનાવીશું. હવે પ્રશ્ન નંબર 4. दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए. અહીં આપેલા ફકરાનું આપણે હિન્દીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે. અહીં ગુજરાતીમાં ફકરો આપેલો છે, તેને આપણે હિન્દીમાં લખવાનો છે. હિન્દીમાં ભાષાંતર કરીને ફકરો આ રીતે લખી શકીએ: हिरण नदी की पश्चिम तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं. संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है. भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है. उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई. लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे. केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे. આ રીતે આપણે આપેલા ગુજરાતી ફકરાનું હિન્દીમાં ભાષાંતર કરીશું. હવે પ્રશ્ન નંબર 5. अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए. एक गांव था. उस गांव में एक गरीब किसान रहता था. उनके 2 बेटे थे. बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम. અહીં સુધી અધૂરી કહાની છે. હવે આપણે તેને પૂર્ણ કરવાની છે. તમે તમારા વિચારો લખી અને તમને મનગમતી વાર્તા બનાવી શકો છો. હું અહીં એક નમૂનારૂપ વાર્તા બનાવું છું. તમે તમારા વિચારો મુજબ વાર્તા બનાવી શકો છો. તેના જવાબમાં આપણે આ રીતે લખી શકાય: एक गांव था. गांव में एक गरीब किसान रहता था. उनके 2 बेटे थे. बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था. मारे અહીં લખન લખવામાં થોડી ભૂલ થઈ છે. તમારે ત્યાં લખન લખવું. रामू को खेल कूद का शौक था. उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी. बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया. छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था. उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया. भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ. रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई. उसने दुश्मन के चक्के छुड़ा दिए. लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया. सेना में उसे ऊंचा पद दिया. अब किसान बहुत खुश है. उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नाम सार्थक कर दिखाया है. આ રીતે આપણે કહાની બનાવી શકીએ. તમે તમારા વિચાર મુજબ અન્ય કહાની પણ બનાવી શકો છો. અહીં આપણા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના હિન્દી વિષયના
તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પરથી મળી રહેશે. થેન્ક યુ દોસ્તો. એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. આભાર દોસ્તો.